Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. ये हमारी सॉल्यूशन सीरीज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सीरीज का थर्ड वीडियो। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं देन आपको आई बटन में उसकी लिंक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा। सॉल्यूशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बट उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 था ये उस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्शंस ऑन आर, इनमें से बताना कौन सी बाइजेक्शन होगी आर पर। पार्ट सी का क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन इसमें पॉसिबल है। यहाँ से मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन अगर पॉसिबल हुए देन बाइजेक्शन अगर एग्जिस्ट करती है देन हम तीन स्टेटमेंट्स में तो ये कंडीशन लगाएंगे, बाइजेक्शन अगर एग्जिस्ट करेगी किसी भी सेट में देन उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी। अगर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी देन बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से ऑप्शन ए में अगर देखते हैं, ऑप्शन ए में है फंक्शंस फ्रॉम 0 1 to n। 0 1 to अगर n, अगर फंक्शन की बात करें f इज फ्रॉम a to b, अगर फंक्शन है देन फंक्शन ए की f की कार्डिनलिटी क्या होगी, फंक्शन f की कार्डिनलिटी होगी कार्डिनलिटी ऑफ b रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। यहाँ से अगर ये कंडीशन लगाएंगे देन n की कार्डिनलिटी हमारे पास अलिफ नॉट। 0 1 2 अगर अलिफ नॉट मैपिंग है देन f की कार्डिनलिटी हो जाएगी अलिफ नॉट का स्क्वायर। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल, बट r की कार्डिनलिटी r हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है और ऑप्शन ए में जो हमारे फंक्शन का सेट आया है वो काउंटेबल है। इस केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि अगर इस सेट की कार्डिनलिटी अगर ये काउंटेबल हुआ और अगर r की कार्डिनलिटी है हमारे पास c, यहाँ से इनके बीच में जो मैपिंग होगी वो हमारे पास, अगर उसकी बात करें देन वो 1 1 तो होगी, क्योंकि ऐसी जो मैपिंग बनेगी देन यहाँ से c की कार्डिनलिटी हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ये मैपिंग 1 1 तो ऐसी मैपिंग पॉसिबल है। बट इस कंडीशन में हमारे पास ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू होगा देन अगर f इज फ्रॉम a to b देन अगर फंक्शन 1 1 है देन 1 1 है देन कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b होगा, और अगर ऑन टू है देन कार्डिनलिटी ऑफ b इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ a होगा। इस केस में हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे देन यहाँ से हमारे पास कार्डिनलिटी आएगी 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल्स टू अनकाउंटेबल। ये सेट हमारे पास अनकाउंटेबल है। इस केस में हमारे पास ऐसी मैपिंग पॉसिबल है जहाँ जो बाइजेक्टिव हो देन यहाँ से, क्योंकि इसकी भी कार्डिनलिटी सी एंड देन इसकी कार्डिनलिटी भी हमारे पास सी होगी, देन इस केस में हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी की अगर बात करें देन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन के सारे सबसेट्स का अगर सेट लें देन पावर सेट ऑफ एन, और पावर सेट ऑफ एन की कार्डिनलिटी होगी 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू अलिफ नॉट, विच इज इक्वल्स टू सी। यहाँ से दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल होगी देन फिर से हमारे पास बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगी। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बी और सी तो करेक्ट हो गए, ए डिस्कार्ड हो गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर। आर के सारे सेट्स का सबसेट्स का एक जो सेट बनेगा वो होगा हमारे पास पावर सेट ऑफ आर। पावर सेट ऑफ आर, और अगर कैंटर्स थ्योरम की बात करें देन कोई भी सेट है हमारे पास ए से अगर उसकी पावर सेट ऑफ ए पे अगर मैपिंग हो देन इस केस में ये मैपिंग हमारे पास कभी ऑनटो मैपिंग नहीं हो सकती। देन इस केस से हमारे पास आर जो सेट आएगा ये पावर सेट से कैंटर्स थ्योरम से आर से अगर उसके पावर सेट पे अगर मैपिंग डिफाइन करेंगे देन वो मैपिंग हमारे पास ऑनटो नहीं होगी। देन इस केस में हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ से ये कंसेप्ट मैंने उस प्रीवियस वीडियो में गलत लगाया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन में से अगर हम बात करें तो हमारे पास 15 + 10 विच इज इक्वल्स टू 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन की अगर बात करें इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एफजेड एक फंक्शन गिवन है। एफजेड अगर फंक्शन गिवन है तो फंक्शन के बारे में हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है। एफजेड हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल 1/z माइनस आयटा। यहाँ से z माइनस आयटा, यहाँ इस टाइप से 1/z माइनस आयोटा इस टाइप से गिवन है। where z does not equals to iota has finitely many zeros, sequence of zeros converts to poles। ऑप्शन सी कह रहा है sequence of zeros converts to essential singularity। एंड देन लास्ट ऑप्शन हमें कह रहा है
सीक्वेंस ऑफ जीरोस कन्वर्ट्स टू रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सो यहाँ से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन में हमें जीरोस के बारे में पूछा गया है। सो किसी भी फंक्शन के अगर जीरोस के सेट की अगर बात, देन किसी भी फंक्शंस के जीरोस का सेट होता है उन सारे z का कलेक्शन जिनके लिए f ऑफ z इक्वल्स टू 0 आया हूँ। सो f ऑफ z इक्वल्स टू 0 हमारे पास यहाँ कब आएगा, when exponential 1 by z minus iota minus 1 equals to 0. So this one is implying exponential 1 by z minus iota equals to 1 आ जाएगा। So यहाँ से अगर देखेंगे then हमें पता है exponential iota theta equals to what, exponential iota theta equals to cos theta plus iota sin theta। तो यहाँ से यही टर्म काम में लेंगे। देन इसे हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 2n पाई प्लस आयोटा 2n पाई, सिंस sin 2n pi equals to 0 where n belongs to integer set z। सो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू काउंट होगी जिसकी वैल्यू आ रही है 1 हमारे पास। सो यहाँ से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इक्वल्स टू यहाँ से है cos 2n पाई। सो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। सो यहाँ से 1 बाई कंपेयर करेंगे देन 1 बाई z माइनस आयोटा इक्वल्स टू आयोटा, सॉरी यहाँ से वैल्यू आएगी आयोटा 2n पाई क्योंकि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है ये। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी है 2n पाई। सो थीटा की वैल्यू अगर रिप्लेस कर देंगे आयोटा 2n पाई। सो यहाँ से इसे कंपेयर कर लेंगे। सो यहाँ से 1 बाई z माइनस आयोटा इक्वल्स टू आयोटा इंटू 2n पाई। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 बाई आयोटा 2n पाई। दिस वन इज इम्प्लाइंग z इक्वल्स टू 1 बाई 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से हमारे पास n इंटीजर के सेट से बिलोंग्स कर रहा है। सो यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड देन सो ऑन। सो यहाँ से हमारे पास कितने जीरोज आ गए, यहाँ से हमारे पास इनफाइनेटली मैनी जीरोज आ गए, इनफाइनेटली मैनी जीरोज आ रहे हैं। देन ऑप्शन ए कह रहा है फाइनेटली मैनी जीरोज, देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। और जीरोज का सेट अब यहाँ से सीक्वेंस ऑफ जीरोज बन गई हमारे पास क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास z से बिलोंग कर रही है। सो यहाँ से ये जो सीक्वेंस बनी है, हमें पता है जीरोस के सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। देन यहाँ से ये इसका जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस आएगा वो आएगा हमारे पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी अगर आ रही है देन इसका लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट आएगा आयोटा। सो z इक्वल्स टू आयोटा इज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। सो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज isolated essential singularity. So sequence of zeros converts to limit point and then sequence of zeros converts to essential singularity. Then हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल टर्म्स हमने काम ले लिए एंड देन ऑप्शन सी करेक्ट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर लेट पी एक्स वाई हमें गिवन है ए स्क्वायर x1 y1 प्लस ए बी x2 y1 plus AB x1 y2 and b square x2 y2 where x equals to x1 x2 and y equals to y1 y2 belongs to r square। टू टर्म्स के सेट से लिए हुए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b does pi r square to r square cross r square to r defines an inner product। सो a और b की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो pxy है ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है। सो अगर इसके लिए बात करें हमारे पास pxy ये डिफाइन है, पॉलिनोमियल टाइप से डिफाइन है ये हमारे पास ये फंक्शन। सो इसे अगर हमें इनर प्रोडक्ट दिखाना है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। इसे अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ये। देन अगर इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे देन यहाँ से x1 y1 का जो कोफिशिएंट है वो आएगा हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म में एंड देन x1 x2 y1 का कोफिशिएंट है जो हमारे पास आएगा यहाँ पे ए बी 2 1 के फॉर्म में एंड देन यहाँ से आएगा ये हमारे पास x1 y2 इज a12 एंड देन यहाँ से x2 y2 आएगा हमारे पास यहाँ। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। अब हमें मैट्रिक्स का पता है अगर कोई भी मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट में डिफाइन होती है देन मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट ए और बी की कौन से वैल्यूज के लिए होगी। अब इसके लिए अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम में से अगर ए कॉमन निकालें देन मैट्रिक्स यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम से अगर हम ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए एंड देन कॉलम की ये वैल्यू आ गई बी एंड देन सेकंड कॉलम से हम बी अगर कॉमन निकाल लें देन ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा ए बी में। अब दोबारा हम इसे
फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लें, सेकंड रो से अगर बी कॉमन ले लें, देन हमारे पास मैट्रिक्स इसमें सिंप्लीफाई होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 1, जिस एक ऐसी मैट्रिक्स बन गई जिसकी सारी एंट्रीज 1 है। और हमें पता है इस मैट्रिक्स के अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो पॉजिटिव डेफिनेट तब होगी जब उसकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। बट इस मैट्रिक्स के लिए अगर बात करें देन इसकी एक आइगन वैल्यू है 2 एंड देन दूसरी आइगन वैल्यू है 0। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है। सो ए और बी की कोई सी भी वैल्यू अगर हम ले लें तो भी ये मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट नहीं आएगी। सो ये इंप्लाई करेगा फॉर नो वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंस इनर प्रोडक्ट। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट लगा के ऑप्शन डी करेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 28। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रियल एनालिसिस and question is from part C. Question number 20. The function f r square to r define किया गया f of x y equals to mod of x when x equals to x does not equals to 0 and when x equals to 0 f of x y equals to mod of y. So option A हमें कह रहा है f of x y equals to 0 if and only if x equals to 0 and y equals to 0. Option B हमें कह रहा है f of x y is greater than equals to 0 for every x y belongs to r. Third option कह रहा है f of alpha x and alpha y equals to alpha mod of alpha fxy for every xy belongs to r. And then last option हमें कह रहा है fx1 plus x2 and y1 plus y2 is less than equals to f of x1 y1 plus f of x2 y2. then यहाँ से अगर देखेंगे then part C का क्वेश्चन है, then multiple correct ऑप्शन होंगे। then यहाँ से हमें सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। so f of xy हमें गिवन है mod of x when x does not equals to 0 and mod of y when x equals to 0. सो अगर f ऑफ x के y की बात करें, अगर f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमने 0 ले लेना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर इसे हम इक्वल्स टू 0 ले लें, सो ये इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है देन दिस वन इज इम्प्लाइंग अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0 आएगा। सो यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू 0 आ गया। और अगर y डज नॉट इक्वल्स टू 0 है देन हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ से लेके चलेंगे, रिवर्स कंडीशन है एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अगर एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0 हम लेके चले हैं देन फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास x इक्वल्स टू 0 आ गया। अब अगर x इक्वल्स टू 0 आ गया देन f ऑफ एक्स वाई होगा हमारे पास। अगर x इक्वल्स टू 0 देन mod ऑफ y आएगा, बट हमने y भी 0 लिया है। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0। देन फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये ट्रू हो गई। बट अगर इसे रिवर्स में ले, अगर f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हम 0 ले, सो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन mod ऑफ x आएगी। बट हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। सो या तो ये mod ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, और अगर mod ऑफ x इक्वल्स टू 0 नहीं है देन mod ऑफ y इक्वल्स टू 0 है। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। दिस वन इज इम्प्लाइंग एक्स वाई इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ से वैल्यू नॉन जीरो आई है, अगर यहाँ से वैल्यू अगर हम अज्यूम करें x हमारे पास नॉन जीरो है, अगर x नॉन जीरो है देन वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। x अगर नॉन जीरो है देन mod ऑफ x वैल्यू आएगी। और अगर हम लेके चले x डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है देन mod ऑफ x भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। सो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ ही नहीं सकती, बट हमारे पास f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 आई है। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग या तो x हमारे पास 0 ही होगा, और अगर x 0 होगा देन mod ऑफ y वैल्यू आएगी, और mod ऑफ y भी हमारे पास 0 आएगा, तभी ये वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास x एंड y दोनों 0 आएंगे। इफ एंड ओनली केस है देन ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। और अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें, मॉड्यूलस फंक्शन हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। सो इस कंडीशन से हमारे पास वैल्यू f ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। सो ए और बी तो हमारे पास करेक्ट होंगे। अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी हमें कहता है f ऑफ एल्फा एक्स एंड एल्फा वाई इक्वल्स टू, अगर यहाँ से ले देन x की जगह यहाँ से mod ऑफ x लिया और y की जगह mod ऑफ y लिया। सो यहाँ से अगर ले देन यहाँ से mod ऑफ एल्फा x आ जाएगा एंड देन यहाँ से mod ऑफ एल्फा y आ गया when x does not equals to 0 and when x equals to 0. So यहाँ से अल्फा x अल्फा y इक्वल्स टू अल्फा हमने बाहर निकाल लिया, mod ऑफ अल्फा ले सकते हैं इसे, mod ऑफ अल्फा x mod ऑफ अल्फा y। सो यहाँ से हमारे पास इसमें सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने जहाँ f ऑफ एक्स वाई गिवन कंडीशन देखें, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, mod ऑफ x when x does not equals to 0 and mod ऑफ y when x equals to 0। सो ये इम्प्लाई करता है यहाँ से f ऑफ अल्फा एक्स वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा इंटू एफ एक्स वाई व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 देन अल्फा एफ एक्स वाई। सो दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। देन हमारे पास एफ ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई। देन यही हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है
देन हमारे पास ऑप्शन ए बी सी तो करेक्ट आ गया। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी हमें कह रहा है x1 f of x1 plus x2 and y1 plus y2 less than equals to f of x1 y1 plus f of x2 y2। देन यहाँ से इस कंडीशन से अगर देखेंगे देन लेट्स टी f of -1 plus 1 and 2 plus 2, देन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी f of 0 4। अब इसकी वैल्यू अगर x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन वैल्यू आएगी हमारे पास mod of y विच इज इक्वल्स टू 4। सो f of x1 x2 x1 plus x2 एंड y1 plus y2 इक्वल्स टू 4 आ गया। बट f of x1 x2 हमारे पास क्या है, f of x1 y1, सो x1 है हमारे पास -1 एंड y2 है हमारे पास 2, देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी +1, सॉरी यहाँ से वैल्यू mod of x आती है, देन यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास +1 एंड देन f of x2 y2 इक्वल्स टू यहाँ से mod of x वैल्यू आ जाएगी, x नॉन जीरो है, देन यहाँ से वैल्यू आ गई +1। सो f of -1 2 एंड f of 1 2 इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू आएगी 2, बट 4 डज नॉट इक्वल्स टू 2, देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। और अगर ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया देन ऑप्शन डी यहाँ से हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट होंगे। So question number 29. In this question given that a n cross n such that set of all eigenvalues has exactly r elements, then which of the following is true? Option A कह रहा है rank of a less than equals to r. Option B कह रहा है if r equals to 0 then rank of a less than n minus 1. Option C कह रहा है rank of a greater than equals to 1 greater than equals to r, and then last option कह रहा है a square has r distinct non-zero eigenvalues. So question हमें कह रहा है a हमें n cross n मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें set of all eigenvalues में exactly r एलिमेंट है। So आइगन वैल्यूज के सेट में हमें आर एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सो ऑप्शन ए कह रहा है रैंक आर से लेस होगी। ऑप्शन बी कह रहा है अगर आर ही 0 हो गया देन रैंक लेस देन n-1 होगी। ऑप्शन सी कह रहा है रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, एंड लास्ट ऑप्शन ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। सो ऑप्शन ए और बी के लिए अगर हम लें देन ए हमने एक निलपोटेंट मैट्रिक्स ले ली। अगर ए कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी देन आइगन वैल्यूज का सेट दिया हुआ है आर हमें। सो आइगन वैल्यूज के सेट आर में यहाँ से सिर्फ हमें 0 एलिमेंट है। सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली आर एलिमेंट। सो आइगन वैल्यूज के सेट में सिर्फ निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज 0 होंगी। सो यहाँ से ऑप्शन ए हमें कह रहा है आर की वैल्यू है हमारे पास 0। सो रैंक इसकी है हमारे पास 1, इसकी रैंक 1 है। सो 1 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कंडीशन डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है आर इक्वल्स टू 0, यहाँ से आर इक्वल्स टू 0 है, बट रैंक ऑफ ए है हमारे पास 1 और एन की वैल्यू है हमारे पास 2। सो 1 डज नॉट लेस देन फ्रॉम 1 इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से इक्वल्स टू कंडीशन नहीं दी, देन ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड होगा, ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड होगा। ऑप्शन डी के लिए पहले देखें, अगर ऑप्शन डी के लिए देखें स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। सो ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। अगर ए हम ले -1 0 0 1 देन इसकी आइगन वैल्यूज डायगोनल मैट्रिक्स है -1 और +1 दो इसके आइगन वैल्यूज है, दोनों डिस्टिंक्ट है। बट ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू यहाँ से आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गई, बट यहाँ से ए स्क्वायर में हमारे पास सारी आइगन वैल्यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, सारी आइगन वैल्यूज 1 होंगी, तो आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं मिली, देन ऑप्शन डी भी यहाँ से डिस्कार्ड होगा। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हुआ है, ऑप्शन सी। वैसे भी पार्ट बी का क्वेश्चन था, देन सिंगल करेक्ट ही होना था, देन ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन में हमें एक सी सेट दिया हुआ उसमें सारे z है जिसके लिए mod of z इज लेस देन इक्वल्स टू 1 गिवन है, और f of 0 पे हमें वैल्यू 1 गिवन थी। सो f of 1/2 पे हमें वैल्यू निकालनी थी। सो यहाँ से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थे हमारे पास -1 माइनस आयोटा 1 एंड प्लस आयोटा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर देखिए देन हमारे पास जो सेट डोमेन गिवन है वो mod of z लेस देन इक्वल्स टू 1 गिवन है। सो यहाँ से इस डोमेन में अगर बात करें बाई मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल कहता है अगर हमें डोमेन के अंदर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए देन इस केस में हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट होगा। सो यहाँ से f of 0 इक्वल्स टू आयोटा है। सो मॉड्यूलस ऑफ f of 0 इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू mod ऑफ आयोटा विच इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हमें 0 पे मिल रही है और 0 हमारे पास डोमेन के अंदर एक पॉइंट है। देन यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है देन इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये फंक्शन होगा कांस्टेंट। सो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे आयोटा। सो f of z की वैल्यू इस फंक्शन के लिए क्या आएगी, f of z ही हमारे पास आएगा आयोटा। सो बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल f of 1/2 इक्वल्स टू 1, f of 1/2 इक्वल्स टू आयोटा, देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल से ऑप्शन डी इजीली वेरीफाई कर लिया जो है करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
This question is question number 31. Question is from part C from real analysis. F of xy equals to x square minus y square by x square plus y square when xy does not equals to 0 and 0 when xy equals to 0 आ रहा है. So continuous at 0 0. ऑप्शन नहीं कह रहा है. ऑप्शन बी कह रहा है बाउंडेड इन द NBD of 0 0. ऑप्शन सी कह रहा है नॉट बाउंडेड इन द NBD of 0 0. एंड देन ऑप्शन डी हमें कह रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0. पार्ट सी का क्वेश्चन है. चारों ऑप्शन हमें चेक करने होंगे. अब बी और डी आपस में कंट्राडिक्शन है. मतलब अगर फंक्शन बाउंडेड होगा तो अनबाउंडेड नहीं होगा और अनबाउंडेड होगा तो बाउंडेड नहीं होगा. सो एक चेक कर लेंगे, दोनों चेक हो जाएंगे उसी से. बाकी ऑप्शंस कंटिन्यूटी भी हमें चेक करनी होगी. सो अगर हम फंक्शन को आर थीटा की फॉर्म में लिखें देन एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिखेंगे. सो एफ आर थीटा की फॉर्म में अगर लिखेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आर स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से रिप्लेस हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देन यहाँ से आर स्क्वायर न्यूमिनेटर से कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर बचेगी एफ ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देन एफ ऑफ आर थीटा हम लिख सकते हैं कोस ऑफ 2 थीटा. सो अगर आर थीटा की फॉर्म में से देखें देन फंक्शन की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है. सो अगर फंक्शन की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0. सो यहाँ से ऑप्शन नहीं तो डिस्कार्ड हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. सो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है और साथ ही अगर हम मोड ऑफ कोस 2 थीटा की बात करें मोड ऑफ एफ आर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी मोड ऑफ कोस 2 थीटा और हमें पता है कोस थीटा बाउंडेड फंक्शन होता है. सो कोस 2 थीटा बाउंडेड फंक्शन होगा. सो बाउंडेड इन द NBD ऑफ 0 0 आ गया. ऑप्शन बी अगर करेक्ट आ गया ऑप्शन सी डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया. अब बचा है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी हमें चेक करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0. सो अगर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं देन क्या आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0. तो फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ एट 0 u1 प्लस 0 u1 h एंड 0 प्लस u2 h माइनस एफ 0 0 बाई h. सो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0. सो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे u1 h u2h माइनस 0 बाई h. सो f ऑफ u1h u2h की वैल्यू क्या आएगी u1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर h स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर h स्क्वायर. अब h स्क्वायर यहाँ से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से में कॉमन आ जाएगा. सो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू बचेगी लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई h इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर. देन व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 वैल्यू डिफाइन नहीं होगी. अगर वैल्यू डिफाइन नहीं है देन फंक्शन के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी डिस्कार्ड होगा. सो इस क्वेश्चन में एक ही करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Next question is from part B and function question is from abstract algebra. Which of the following is true? First option में कह रहा है every odd integer n is greater than or equals to 70 divides n minus 1 factorial plus 3. And option B कह रहा है every odd integer n is greater than or equals to 16 divide n minus 1 factorial. Option C कह रहा है every even integer n greater than or equals to 16 divide n minus 1 factorial plus 1. And then last option every even integer n is greater than or equals to 16 divide n minus 1 factorial. So option A और B को तो हम विल्सन्स थ्योरम से कर सकते हैं डिस्कार्ड. सो अगर ऑप्शन बी के लिए देखें every odd integer n is greater than or equals to 16 हमें odd integer लेना है n is greater than or equals to 16 लेना है. सो अगर हम लेते हैं 17 हमें पता है प्राइम नंबर है. सो प्राइम नंबर डिवाइड्स n minus 1 यानी 16 फैक्टोरियल. अब 16 फैक्टोरियल की अगर बात करें देन 16 क्रॉस 15 क्रॉस एंड देन सो ऑन 1 तक वैल्यू आ रही है. अब यहाँ से कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा जो 17 को डिवाइड करे. सो यहाँ से 17 डिवाइड्स 16 फैक्टोरियल पॉसिबल है. सो यहाँ से तो हमने काउंट एग्जांपल से ऑप्शन ए डिस्कार्ड कर दिया. सिमिलरली ऑप्शन ये भी डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑप्शन बी तो हमने डिस्कार्ड कर दिया. ऑप्शन ए भी हम काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर सकते हैं. इसके लिए अगर हम देखें विल्सन्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करें इफ p इज प्राइम नंबर देन p minus 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p. सो ये अगर कंडीशन पॉसिबल है p minus 1 फैक्टोरियल प्लस 1 होगा. बट ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है n minus 1 फैक्टोरियल प्लस 3. अगर यहाँ से प्लस 1 होता देन ये कंडीशन पॉसिबल थी प्राइम नंबर के लिए. बट यहाँ से हमें 3 क्यों है देन ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी सारी प्राइम नंबर्स के लिए. देन यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हुआ. इसी तरीके से इसी कंडीशन से हम ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड कर सकते थे बट हमने काउंटर एग्जांपल से कर लिया. देन अगर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए देखें
देन ऑप्शन सी हमें कहता है एवरी इवन इंटीजर n इज ग्रेटर इक्वल टू 16 डिवाइड n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। सो अगर n इक्वल टू 16 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल टू हमने 16 ले लिया तो 16 डिवाइड करता है, 16 डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल प्लस 1। अब अगर 15 फैक्टोरियल की बात करें, 15 फैक्टोरियल को हम लिखें देन 15 प्लस 14 एंड देन सो ऑन, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होते हैं सारे इंटीजर्स। देन यहाँ से इवन नंबर भी आता है बीच में इनमें, सो इवन नंबर आता है। देन यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या आएगा हमारे पास, इवन नंबर, ये आ गया हमारे पास इवन नंबर। एंड देन 16 हमारे पास इवन नंबर है, ये भी हमारे पास इवन नंबर है, ये इवन नंबर आता है प्लस 1। तो इवन प्लस 1 इक्वल्स टू ऑड नंबर, और इवन नंबर हमें पता है ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। अगर ए डिस्कार्ड हो गया, बी डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया, देन एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी। देन यहाँ से हम डायरेक्टली ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। सो काउंटर एग्जाम्पल एंड बेसिक रिजल्ट्स की हेल्प से हमने ऑप्शन डी करेक्ट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी. Sorry, this question is from part C from real analysis. In this question given that f of xy equals to y cube by x square plus y square when xy does not equals to 0 and when xy equals to 0 0 then value आ रही है 0. So option A क्या है, continuous at 0 0. Option B क्या है, differentiable at 0 0. Option C क्या है, directional derivative exist in all direction. And then तीसरा ऑप्शन या तो कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड था या फिर डिफरेंशियबिलिटी पे, बट अगर ये तीन डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन अपने आप डिस्कस हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से अगर फंक्शन पास आउट हो रहा है वाई टेंड्स टू एम एक्स, पाथ से अगर जा रहा है फंक्शन, द लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0। सो यहाँ से अगर एक्स वाई अगर वाई एम एक्स पाथ से जा रहे देन यहाँ से वाई की जगह हम एम एक्स रिप्लेस कर देंगे। देन वैल्यू क्या आएगी, एम क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, देन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें देन वैल्यू आएगी 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में। सो एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद एक्स क्यूब, सो वैल्यू सिंप्लीफाई हमारे पास यहाँ से हो जाएगी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एम क्यूब एक्स बाई 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। सो एक्स इज टेंडिंग टू 0, सो ये वैल्यू हमारे पास 0 पे जाएगी। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 0। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई करें, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट 0 0। देन ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अगर फंक्शन के लिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करें देन अगर किसी भी फंक्शन के लिए हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं देन एफ ऑफ ए प्लस एच अगर किसी भी पॉइंट ए बी पे, सो एफ ऑफ ए प्लस एच एंड बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर इंटू जी एच के आता है। सो यहाँ से ये जो जी एच के आता है ये हमारे पास पॉइंट ए बी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तभी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। अब हमारे पास यहाँ से ए बी की वैल्यू है 0 0, सो एफ 0 प्लस एच एंड 0 प्लस के माइनस 0 0, इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0। सो एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू तो है हमारे पास 0 0 0, एफ ऑफ एच के इक्वल्स टू एच क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो इसे हम रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू जी ऑफ एच के फॉर्म में अगर लिखते हैं देन वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एस टू द पावर 3/2। सो यहाँ से ये हमारे पास आ गया जी एच के इक्वल्स टू के क्यूब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एस टू द पावर 3/2। सो अगर के को हम इस फंक्शन को हम पाथ के टेंडिंग टू एम एच पाथ से अगर ले जाएंगे देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो एम एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल आउट हो गया। सो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी हमारे पास एम क्यूब बाई 1 प्लस एम स्क्वायर डेस टू द पावर 3/2। अब वैल्यू जो आ रही है हमारे पास डिपेंड कर रही है एम पे। अगर वैल्यू डिपेंड कर रही है एम पे तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन आएगा जी एच की ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा देन ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है देन ऑप्शन बी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। सो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें देन लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस u1h प्लस एन 0 प्लस u2h माइनस एफ 0 0 बाई एच आएगा। तो ये सिंप्लीफाई वैल्यू हो जाएगी, एफ 0 0 की वैल्यू है हमारे पास 0। सो ओवरऑल वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई एफ ऑफ u1h u2h बाई h। सो u1h एंड u2h की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 u2 क्यूब h क्यूब बाई u1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर h स्क्वायर बाई यहाँ से हमारे पास ये h भी है, सो इसे हम h ऐसे लिख देंगे। सो इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आएगा एंड देन इस h से इंटू होकर हमारे पास वैल्यू h क्यूब आ जाएगी
देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ से वैल्यू ये h नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया यहाँ से, सो ये एच स्क्वायर बाई एच, सो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास एच क्यूब आई, ये एच क्यूब हमारे पास एच क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, सो वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया बनी, ये एच यहाँ नहीं आएगा, सो यू टू क्यूब बाई यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास u पे डिपेंड कर रही है, सो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास u पे डिपेंड करने की वजह से, सो हमें यहाँ से 200 मीटर की एक रोड दी हुई है, इसमें हर 20 मीटर के गैप पे हमारे पास एक पोल सेट किया हुआ है, सो इस टाइप से ये पोल सेट किए हुए होंगे। सो अगर हम इन पोल्स को 40 मीटर के गैप पे सेट कर दें, अभी हमारे पास 20 मीटर की गैप पे, अब अगर इसे 40 मीटर की गैप पे सेट कर दें, देन यहाँ से 40 मीटर के गैप पे सेट करेंगे, देन कुछ पोल्स को हम हटाएंगे, और जिन पोल्स को हटाएंगे देन हाउ मेनी पोल टू मूव टू सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स विद 40 मीटर गैप। सो यहाँ से एक एक पोल अगर हम हटाएंगे, देन एक पोल हमने 40 मीटर का गैप करना है, तो यहाँ से 20 मीटर गैप है, सो यहाँ से अगर ये एक पोल हटा दें, सिमिलरली यहाँ से भी एक पोल हटा दें, यहाँ से भी एक पोल हटा दें, एंड देन यहाँ से भी एक पोल हटाते जाएं, सो इस टाइप से अगर हम पोल हटाते जाएंगे, देन एक पोल हम यहाँ से हटा दें, एक पोल यहाँ से हटा दें, सॉरी यहाँ से इस टाइप से अगर हम पोल हटाएंगे, सो 2 वाला पोल हट गया, 4 का भी हट गया, 6 का हट गया, 8 का हट गया और 10 का हट गया, सो ऑल कितने पोल्स हटे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पोल्स हटे, सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। और अगर हम इसे रिवर्स फॉर्म में चलाएं, लाइक 9 का हटाएं, 7 का हटाएं, 6 का, 3 का और 1 का, तो भी हमारे पास 5 पोल्स ही आएंगे, देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पार्ट ए से था। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रल इक्वेशन, पार्ट बी का क्वेश्चन था। इसके बाकी ऑप्शंस तो ध्यान नहीं, बट जो ऑप्शन करेक्ट है वो इसमें लिखा हुआ है। सो अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम करते हैं, देन हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एस प्लस 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी डी टी। देन इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू हमें गिवन है एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एस प्लस 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर एस स्क्वायर टी पाई टी डी टी। इसे हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। सो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास C1 एंड देन दिस वन इज डिफरेंट कॉन्स्टेंट C2। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई वैल्यू y ऑफ s इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटू s इंटू C1 प्लस एस स्क्वायर इंटू C2। सो यहाँ से C1 इक्वल्स टू व्हाट, C1 हमने ये अज्यूम किया, सो C1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 टी स्क्वायर पाई टी डी टी। सो पाई टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे हमने वैल्यू, एंड देन अगर इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आएगी हमारे पास C1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2 इंटू C1/4 प्लस 2/5 इंटू C2। सो ओवरऑल वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास बनेगी यहाँ से -1/2 सॉरी प्लस 1/2 इंटू C1 माइनस 2/5 इंटू C2 इक्वल्स टू 1/4 आ गया। एंड सिमिलरली C2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 टी पाई टी डी टी लिया था हमने। सो C2 की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, जिसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आएगी C2 की हमारे पास यहाँ से इक्वेशन ये बनेगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी -2/3 C1 प्लस 1 माइनस 1/2 C2 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन हमारे पास 1/2 C1 माइनस 2/5 C2 इक्वल्स टू 1/4। दूसरी इक्वेशन है -2/3 C1 प्लस 1/2 C2 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू आएगी 10 C1 माइनस 8 C2 इक्वल्स टू 5 एंड -4 C1 प्लस 3 C2 इक्वल्स टू 2 है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ये एंड देन सेकंड इक्वेशन ये। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से इंटू कर दें एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम 5 से इंटू कर दें देन वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी 20 C1 माइनस 16 C2 इक्वल्स टू 10 एंड देन सेकंड इक्वेशन को 5 से इंटू करना है -20 C1 प्लस 15 C2 इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, C1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से वैल्यू आएगी -C2 इक्वल्स टू 20। सो C2 इक्वल्स टू ओवरऑल क्या है -20। अब यहाँ से C2 की वैल्यू -20 आ गई। अब C2 की वैल्यू अगर -20 आई, इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट कर देंगे C2 की -20। सो यहाँ से इक्वेशन सेकंड सिंप्लीफाई हो जाएगी -4 C1 माइनस 60 इक्वल्स टू 2 देन -4 C1 इक्वल्स टू 62 देन C1 इक्वल्स टू -15.5 आया। तो अगर ये 15.5 आया है देन हमारे पास y ऑफ x आया था x प्लस 2 C1x प्लस 2 C2x स्क्वायर। देन C1 की वैल्यू आई है हमारे पास 15.5 तो 2 इंटू C1 इक्वल्स टू -31 आ गया एंड देन 2 इंटू C2 इक्वल्स टू -40 आ गया यहाँ से। सो वैल्यू सिंप्लीफाई होगी x माइनस, देन यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आ गई x माइनस 31 x माइनस 40x स्क्वायर। सो वैल्यू क्या आई, y ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की जगह से रिप्लेस कर देंगे -30
एस माइनस 40 एस स्क्वायर, देन माइनस 30s माइनस 40 एस स्क्वायर। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में माइनस 30s प्लस 40 एस स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया एंड माइनस 30s प्लस 40 एस स्क्वायर, देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन भी कनेक्ट आ जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।